बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यार स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हो बेटा? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू इंडक्टर और एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इंडक्टर, के इंडक्टर क्या चीज़ है और इसका बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, व्हाट इज़ इंडक्टर। याद रखो बेटा, इंडक्टर a device used to store energy in मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो डिवाइस जो कि एनर्जी को स्टोर करता है कहाँ पर बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कैपेसिटर, कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका सिंबल जो है, इंडक्टर को हम डिनोट करते हैं विद सिंबल एल, सर्किट सिंबल like a coil, दिस इज सिंबल, सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर। अब अगर इंडक्टर हमारे पास सर्किट में लगा हो बेटा और इस पर इस तरह का सिंबल हो, वो क्या होगा हमारे पास? एल। ये हमारे पास कौन सा इंडक्टर होगा जी? दिस इंडक्टर विल बी वेरिएबल इंडक्टर। यानी वेरिएबल इंडक्टर के लिए हमारे पास इंडक्टर के सिंबल पर, सर्किट सिंबल पर एरो होगा। इसका मतलब कि सर्किट में जो इंडक्टर लगा है ये हमारे पास वेरिएबल है। जिस तरह कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ चुके थे कि कैपेसिटर के डिफरेंट कम्बिनेशंस यानी सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन, इस तरह इंडक्टर के लिए भी हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन होती हैं। सीरीज कम्बिनेशन यानी दो या दो से ज़्यादा इंडक्टर्स को अगर हम सीरीज में लगाते हैं, लाइक दिस, कंसिडर दिस इज L1 L2, ये हमारे पास L3, L1 L2 और L3। तो इस केस में टोटल इंडक्टेंस जो है वो किस तरह मालूम करेंगे? इसका फार्मूला है फॉर सीरीज कम्बिनेशन, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, और इन सिंपल वर्ड्स 1/L इज इक्वल टू समेशन टाइम 1/Li, वेयर I starts from 1 up to n। यानी अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इंडक्टेंस हो बेटा, तो इसकी टोटल इंडक्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन यानी दो या दो से ज़्यादा इंडक्टर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, लाइक दिस, L1 L2 और L3। तो इस केस में टोटल इंडक्टेंस बराबर होगी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, और वी कैन राइट टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Li, यानी I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n। इन दोनों रिजल्ट से हम कह सकते हैं बेटा कि सीरीज में हम इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो उसकी इंडक्टेंस जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी, जबकि पैरेलल में अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी इंडक्टेंस हमारे पास बढ़ जाएगी। सेम लाइक कैपेसिटर, यानी रेजिस्टर का उलट हमारे पास रेजिस्टर में हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। कैपेसिटर के मतलब हम पढ़ चुके थे कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, पैरेलल में लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। सेम इज़ द केस विद इंडक्टर, के इंडक्टर को अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे तो उसकी इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, हमारे पास इंडक्टेंस कम हो जाएगी, और पैरेलल में लगाएंगे तो उसकी इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ये तो था बेटा इंडक्टर के बारे में कि इंडक्टर कहते किस तरह है, सिंबल क्या होता है, सर्किट सिंबल क्या है इसका, और इसकी डिफरेंट कम्बिनेशन। अब पढ़ते हैं एसी थ्रू इंडक्टेंस और एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। यानी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट हो और उसको हम पास करें थ्रू एन इंडक्टर, एसी
थ्रू pure inductance. Consider we have an inductor of inductance L which is connected to an alternating current source V. This is an inductor और इसको हम कनेक्ट करते हैं with alternating current source V. This is inductor of L, inductance L. अब जब हम सर्किट को क्लोज कर देते तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब इंडक्टर जो बेटा करंट इंडक्टर याद रखो बेटा कैपेसिटर अलाउ एसी वाइल ब्लॉक डीसी, जबकि इंडक्टर जो है यानी लिख देता हूं बेटा इंडक्टर अलाउ डीसी वाइल ब्लॉक एसी, यानी डीसी के खिलाफ कोई मज़ाहमत पेश नहीं करता इंडक्टर और एसी को रेजिस्ट करता है, एसी को ब्लॉक करता है फ्लो करने से. जी अब इधर इस वोल्टेज की वजह से जो साइनोसाइडल करंट होगा वो हमारे पास होगा आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जैसे कि पता है बेटा इस सर्किट का मेन मकसद जो है डिस्कस करने का वो ये है कि हमारे पास इंडक्टर में वोल्टेज और करंट का बिहेवियर क्या होगा, यानी वोल्टेज और करंट जिस तरह रेजिस्टर में सीरीज में थे इन फेज, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट आर इन फेज, तो क्या इंडक्टर में वोल्टेज और करंट फेज में होंगे या आउट ऑफ फेज होंगे, इनका बिहेवियर सेम होगा या बिहेवियर डिफरेंट. तो आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी. और हम जानते हैं बेटा फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा यानी करंट हमारे पास चेंज होगी तो एज ए रिजल्ट इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस कॉइल से पास होंगे तो हमारे पास सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो ईएमएफ हमारे पास बराबर होगा ई इज इक्वल टू एल del I by delta T, where E is net voltage or EMF of circuit, and we can write V is equal to L del I divided by delta T using equation 1 in above equation. इक्वेशन 1 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं. वी गेट V is equal to L del by delta T, I की जगह I maximum sin of omega T. तो V is equal to I maximum हमारे पास कांस्टेंट कोई चेंज नहीं आएगा तो L I maximum del by delta T of sin omega T. और याद रखो बेटा दिस इज डेरिवेटिव, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि d बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी और d बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये दोनों फार्मूलेज आपने याद रखने हैं जिस तरह मैथमेटिक्स में आप याद रखते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर. सिमिलरली ये फार्मूला भी आपने याद रखना है. इंजीनियरिंग वालों को तो पता होते हैं डेरिवेटिव क्या चीज़ है, लेकिन मेडिकल वाले याद रखो बेटा कि डी डेल बाई डेल्टा टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा काज ओमेगा टी एंड डेल बाई डेल्टा टी ऑफ काज ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो इधर अप्लाई करेंगे यानी मीन राइट डेल बाई डेल टी ऑफ sin omega t is equal to omega cos omega t. So we write V is equal to L I maximum omega cos omega t. हम कहते हैं बेटा let L I maximum omega is equal to V मैक्सिमम. ये आपने याद रखना है बेटा. आगे हम यूज़ करेंगे कि एल आई मैक्सिमम ओमेगा इज इक्वल टू मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज. तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा यानी ये इक्वेशन V इज इक्वल टू एल
आई मैक्सिमम ओमेगा काज ओमेगा टी। इसकी जगह वी मैक्सिमम यानी हमने कंसिडर किया कि वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आई मैक्सिमम एल इंटू ओमेगा। तो वी गेट वी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम काज ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 हमारे पास वोल्टेज था, करंट सॉरी, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं बेटा, सिंपली आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक का बिहेवियर हमारे पास साइन है, दूसरा का बिहेवियर हमारे पास कॉज है। यानी इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज। इन कहते हैं इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द current and voltage are out of phase। यानी इनकी हालत सेम नहीं होती, इनका बिहेवियर सेम नहीं होता। अब कौन सी चीज़ लीडिंग करेगी और कौन सी हमारे पास लैगिंग करेगी, तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ बाय ड्राइंग अ ग्राफ। इनका ग्राफ ड्रॉ करें बेटा। फॉर एग्जांपल दिस इज अलॉन्ग एक्सिस हमारे पास टाइम और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास वोल्टेज और वी मैक्सिमम, ये आई मैक्सिमम, इधर माइनस वी मैक्सिमम, इधर हमारे पास माइनस आई मैक्सिमम। जी, अब इक्वेशन 1 में अगर हम शुरू करें बेटा ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन पर हमारे पास टाइम क्या होता है बेटा, 0। तो एट t इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 जो है वो बनेगा i इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0, यानी आई मैक्सिमम साइन ऑफ 0। और हम जानते हैं साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 0 पर करंट हमारे पास 0, तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस। ये होगा हमारे पास करंट का बिहेवियर। अब एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v मैक्सिमम cos ऑफ ओमेगा इंटू 0, ओमेगा इंटू 0 हमारे पास 0, तो वी गेट v इज इक्वल टू v मैक्सिमम cos ऑफ 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू v मैक्सिमम। यानी t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम, यानी वोल्टेज विल स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस सर्किट से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जिधर हमारे पास करंट मिनिमम उधर हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम। तो वी राइट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट the voltage leads the current by 90 डिग्री। यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट को कितने एंगल से, बाय 90 डिग्री। और वी कैन राइट इन प्योर inductive circuit the current lags behind the voltage by 90 डिग्री। यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री और करंट पीछे रह जाती है फ्रॉम वोल्टेज बाय 90 डिग्री। दोनों बातें हमारे पास सेम, जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। सिंपल अल्फाज में इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्ट यानी इंडक्टर में वोल्टेज जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम। और अगर आपको याद हो बेटा ट्रांसफार्मर में ये चीज़ होता था बेटा, हम कहते थे बेटा कि जिस
ट्रांसफार्मर के जिस कॉइल में हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा उधर करंट कम, और जिधर करंट कम वहाँ वोल्टेज ज़्यादा। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते थे बेटा, तो उधर हम कहते थे बेटा कि प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा। तो प्राइमरी कॉइल में इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल में करंट ज़्यादा होगा और सेकेंडरी कॉइल में करंट कम, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम होता है और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा। तो इंडक्टर में वोल्टेज जो है करंट के आउट ऑफ फेज, यानी हमारे उनका बिहेवियर सेम नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज। अब इनका फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें बेटा, प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो लेट्स से along x-axis we take करंट। अगर हम कहें कि along x-axis हमारे पास करंट, तो along वोल्टेज हमारे पास किस तरह का वोल्टेज विल बी लाइक दिस, बिकॉज इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री से ऊपर होता है। या अगर हम कहें बेटा, और इफ वी टेक वोल्टेज along एक्स एक्सिस, वोल्टेज को हम along एक्स एक्सिस कंसिडर करें तो करंट हमारे पास विल बी लाइक दिस। यानी दोनों केसेस में आप इधर देखो वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। यानी इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा और करंट हमारे पास कम। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब याद रखो हमारे पास एक और टर्म जिसे हम कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्सएल, और इंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं द opposition offered by an inductor to the flow of charges, which mean current, or in simple words the resistance of inductor is called inductance। किसी भी इंडक्टर की रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज को हम इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल, यानी वी राइट एक्सएल इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई, या वी कैन राइट वी इज इक्वल टू आई एक्सएल। व्हाट इज एक्सएल? मैं आपको बता चुका हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, यानी वी इज इक्वल टू आई आर में आर और एक्सएल हमारे पास सेम। आर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर और एक्सएल हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। तो एक्सएल इज इक्वल टू वी बाई आई। अब हमारे पास एक्सएल किसके बराबर होगा, हम पढ़ चुके हैं, पीछे हमने पढ़ा था बेटा कि वी मैक्सिमम इज इक्वल टू एल आई मैक्सिमम इंटू ओमेगा। तो if we write inductance in case of peak value of voltage and peak value of current, तो V maximum divided by I maximum। तो ये वाली वैल्यू V maximum is equal to L I maximum into ओमेगा इधर पुट करते हैं, we get L I maximum into ओमेगा divided by I maximum। I maximum और I maximum cancel, XL is equal to ओमेगा इंटू एल। एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा हम जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिलेशन। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी, कि इफ़ वी डबल द फ्रिक्वेंसी, अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें तो इंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। यानी आपसे कहें बेटा कि इफ़ वी डबल एफ इज इक्वल टू 2f, तो व्हाट विल बी एक्सएल। एक्सएल के साथ क्या होगा, तो वी नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू 2 बाई एफ एल।
तो XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ की जगह 2f इंटू एल. वी कैन राइट XL प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल इंटू 2. अब 2 पाई एफ एल किसके बराबर है? XL के बराबर है. तो वी राइट XL इज इक्वल टू XL प्राइम इज इक्वल टू 2XL. यानी फ्रीक्वेंसी डबल करने से इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो डबल हो जाएगी. अब XL इज इक्वल 2 पाई एफ एल. मैं आपको बता चुका था बेटा कि इंडक्टर जो है अलाउ डीसी. किस तरह? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज इक्वल टू 0. तो ऊपर करो XL इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0 इंटू एल. तो XL इज इक्वल टू 0. व्हाट इज दिस? द रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर. तो डीसी को कोई रेजिस्टेंस पेश नहीं करती इंडक्टर. दैट्स व्हाई वी से इंडक्टर अलाउ डीसी व्हाइल ब्लॉक एसी. और एसी की तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है. फॉर एसी वी हैव फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट इक्वल टू 0 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. तो फ्रॉम दिस XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास इंडक्टर की इंडक्टेंस ज़्यादा होगी बेटा. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टेंस. अब पावर लॉस की तरफ आते हैं कि पावर लॉस इन इंडक्टिव सर्किट. पावर लॉस इन इंडक्टिव सर्किट. इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस किसके बराबर होगा? हम जानते हैं P इज इक्वल टू आई वी. और इंडक्टर के लिए हम पढ़ चुके हैं कि I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम cos ओमेगा टी. वी गेट P इज इक्वल टू आई मैक्सिमम V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी एंड cos ओमेगा टी. अब एवरेज पावर कितना होगा बेटा? एवरेज पावर आई मैक्सिमम V मैक्सिमम एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी एंड cos ओमेगा टी. और याद रखो बेटा एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी एंड cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 0. तो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर लॉस विल बी इक्वल टू 0. लेकिन याद रखो बेटा कौन सा सर्किट? प्योर इंडक्टिव सर्किट. यानी आइडियल इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास पावर लॉस कितना होगा? 0. यानी रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम, इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस हमारे पास मिनिमम विच इज इक्वल टू 0. तो दिस इज ऑल अबाउट द AC थ्रू अ प्योर इंडक्टिव सर्किट. उम्मीद है बेटा लेक्चर की समझ आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी. मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. मुझे अपनी दुआ में याद रखें बेटा. अल्लाह हाफिज़.